नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ये आर बी एस सी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है, एसएसटी की, है ना, सामाजिक विज्ञान की। शानदार है, सत्र 19-20 की। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, बाकी कुछ पढ़ दिए हैं इसमें, ये इम्पोर्टेंट है, सिलेबस अनुसार है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन और वन जीवन। पृथ्वी पर भौतिक और जैविक परिवेश तथा उसके कारकों का प्रभाव मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के जीवन पर पड़ता है। जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव जंतु आदि इसी परिवेश के विभिन्न तत्व या कारक हैं, है ना भाई। वन और वन जीवन कारक हैं। ये सारे तत्व या कारक एक दूसरे से मिलकर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। जो अन्य परिवेशों से भिन्न होता है। मनुष्य पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है। मनुष्य ने अपने उपयोग की वस्तुएं अपने आसपास के परिवेश से ही प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अति दोहन कर पर्यावरण का और स्वयं अपना ही नुकसान किया है। साथ ही साथ मनुष्य ने अपने परिवेश की रक्षा और उससे उन्नत बनाने की भी चेष्टा की है। हमने पिछले अध्याय में जलवायु, भूमि और जल के विषय में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम पर्यावरण के प्रमुख घटक वन और वन जीवन के साथ ही मानव द्वारा इनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक भौतिक या जलवायु प्रदेश में वनस्पति और वन्य जीवन एक जैसा नहीं होता। एक और जहाँ मैदान और पहाड़ों के पेड़ पौधे और जीव जंतु अलग है, वहीं कम वर्षा के रेगिस्तानी प्रदेशों में वनस्पति और वन्य जीवन भिन्न होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वनस्पति और वन्य जीवन जलवायु और स्थलाकृति का एक मिश्रित रूप है। अतः विश्व के वानस्पतिक और पर्यावरणीय प्रदेशों पर जलवायु और स्थलाकृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वनस्पति विश्व के वानस्पतिक प्रदेश। ठीक है, ये है भाई साहब। किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, घास, काई आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशा में स्वतः विकसित होती है, अर्थात घास, झाड़ियाँ तथा पौधे आदि मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं। इन पादप समुदायों में जलवायु और स्थलाकृति के कारण, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा भाई, ये जो चित्र है ना, इसमें से ही स्थलाकृति के कारण आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई में भिन्नता होती है। निष्कर्ष रूप में प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव रहता है। विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, है ना भाई। निष्कर्ष रूप में प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव रहता है। ये है विश्व के वानस्पतिक प्रदेश। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये अफ्रीका है, यूरोप, एशिया, ये अपना भारत है ना, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, और ये प्रशांत महासागर इधर को है। ये गोल है, ये इधर से ना, ये इधर, ये इधर से, ये इधर से, ये दोनों मिले हुए हैं, गोल है। ये तो चौड़ा करके दिखा रखा है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। टुंड्रा प्रदेश, है ना। पहले टुंड्रा को देखते हैं। ये वाला कलर है टुंड्रा। यही है अंटार्कटिका में टुंड्रा है भाई, अंटार्कटिका, फिर ये टुंड्रा, ये सब टुंड्रा ही है, बर्फ ही बर्फ है। ठीक, टुंड्रा। ठीक,
इधर भी है यहाँ तक कुछ। कोणधारी वन, कोणधारी वन, कोणधारी थोड़ा बहुत गहरा नीला है ना, कोणधारी वन, यही है कोणधारी वन, ये है ना। हाँ कोणधारी वन ये है, कोणधारी वन। नीचे तो है नहीं है कोणधारी वन। कोणधारी वन, चौड़ी पत्तियों वाले वन, चौड़ी पत्तियों वाले वन, चौड़ी पत्तियों वाले वन, एरिया, ये एरिया चौड़ी पत्तियों वाले वन। और इधर भी है, इधर भी है चौड़ी पत्तियों वाले वन है ना। और भूमध्य सागरीय वन, ये कर्क रेखा व भूमध्य रेखा। फिर नहीं, यहाँ पे नहीं है कर, एक भूमध्य रेखा है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसे है। भूमध्य सागरीय वन है ना, घास वन, घास वन, सवाना, सवाना, अर्धमरुस्थलीय, ये अर्धमरुस्थलीय है ना। रेत की सी मिट्टी का सा है जो अर्धमरुस्थलीय, मरुस्थल है ये, गहरा है जो मरुस्थलीय है। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, ये शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, उपोष्ण, उपोष्ण है, उपोष्णकटिबंधीय वन, मानसूनी वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये है भाई साहब। ठीक, आगे चलते हैं, अब डिटेल आएगी। विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु, मिट्टी, उच्चावच आदि में अंतर होता है। इसी कारण से विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। दिए गए मानचित्र में विश्व के विभिन्न वनस्पति प्रदेशों को ध्यान से देखिए और समझिए। सदाबहार वन, सदाबहार वन, ये सदाबहार वन है, सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। ये घन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वन सदाबहार वनों में है या नहीं है ना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों तक पाए जाते हैं। ये वन है ना, जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है ना, ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर विषुवत रेखा, यहाँ पर वही बात है ना, जीरो ग्रीन बीच चला गया, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है ना, के दोनों ओर 10 डिग्री इधर, 10 डिग्री इधर उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं। वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराने से यह वन क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा दिखाई देता है, अलग अलग समय में, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अत्यधिक घने इन वनों में विश्व की सर्वाधिक लताएं पाई जाती है, सर्वाधिक लताएं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों में विश्व की सर्वाधिक लताएं पाई जाती है, जो पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों से लिपटी रहती है।
दिन के समय सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। इनमें अनेक प्रकार के वृक्षों और वन जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष आवेनूस, महोगनी तथा रोजवुड आदि पाए जाते हैं। अब बस क्वेश्चन यही आएगा, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, या फिर नहीं पाया जाता, या फिर निम्नलिखित में से वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, है ना। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आवेनूस, महोगनी और रोजवुड। आवेनूस, महोगनी, रोजवुड। आवेनूस, महोगनी तथा रोजवुड। रोजवुड जैसे कि रबड़ वगैरह ऐसे याद कर सकते हैं ना, रोजवुड, आवेनूस, महोगनी, रोजवुड। एक स्थान पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। साथ ही वृक्षों की सघनता के कारण इन्हें काटने में असुविधा होती है, इसलिए इनका अधिक उपयोग नहीं हो पाता। विश्व में दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। किसमें? दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। यहाँ पर यह बताइए अमेजन बेसिन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है भाई। देख, अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वा। सेल्वा कहा जाता है। जब पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है और पृथ्वी के फेफड़े भी यही है, अमेजन बेसिन को। आई समझ में? इसके अतिरिक्त ये वन अफ्रीका के कांगो बेसिन एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं। वर्षा वन में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो दिन व रात दोनों समय क्रियाशील रहते हैं। दिन व रात दोनों समय क्रियाशील रहते हैं, अतः वर्षा वन दिन रात चहल पहल से भरा रहता है। बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी आदि पेड़ों पर रहने वाले जीवों की संख्या अधिक होती है। बड़े जीवों में चीता, भैंसा, हाथी, सुअर आदि पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वनों में पाया जाता है, जिसे एनाकोंडा कहते हैं। यह है एनाकोंडा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के कुछ जीव क्रमशः हाथी, हमिंग बर्ड, ये किंग फिशर है, हमिंग बर्ड, किंग फिशर, गोरिल्ला। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। अब पहले क्या पढ़ा है अपन ने? पहले पढ़ा है अपन ने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के 10 इधर। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील तथा दक्षिणी चीन। ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वन महाद्वीपों पूर्वी किनारों पर होते हैं, शीतोष्ण, है ना, कटिबंधीय, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिणी चीन। यहाँ बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ शीतोष्ण है, जैसे कठोर तथा मुलायम दोनों तरह के वृक्ष मिलते हैं।
यह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस इसका मतलब ये है सफ़ेदा बोलते हैं इसको अपने यहाँ, सफ़ेदा। तो सफ़ेदा को यूकेलिप्टस बोलते हैं, सफ़ेदा। ये बांस है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस सफ़ेदा को बोलते हैं। ये बांस है। पतझड़ी वन, ये कौन सा हो गया? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका है ना, मुख्यतः वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर है ना, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिणी चीन। अब क्वेश्चन ये आएगा, बताइए निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध वन में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांस, यूकेलिप्टस, चीड़। ठीक। पतझड़ी वन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है ना, पतझड़ी वन में है। इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। यही आएगा क्वेश्चन। बताइए पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्ण सदाबहार वन, उष्ण शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह के लिए। अच्छा, नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। ठीक। नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात तथा निर्माण सामग्री एवं घरेलू सामान बनाने में काफ़ी उपयोगी है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिम द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं? यहाँ पर अपनी पत्तियां कितने दिन तक के लिए गिराते हैं? 6 से 8 सप्ताह है। 6 से 8 सप्ताह है। दोबारा देखते हैं। पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन किस में आते हैं? पतझड़ी वन में। इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्ती गिरा देते हैं। नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात तथा निर्माण सामग्री एवं घरेलू सामान बनाने में काफ़ी उपयोगी है। दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन
है ना भाई। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के अनेक जीव पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी तथा कीड़ों मकोड़ों के अलावा हाथी, घोड़ा, गैंडा, जंगली भैंसा, बाघ, शेर, लंगूर एवं बंदर इन प्रदेशों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर है। लोमड़ी, बाघ, जंगली भैंसा, है पतझड़ी वन में है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। शीतोष्ण कठोर लकड़ी जैसे 8 सप्ताह, वर्ष में एक बार, नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागमान, है ना। फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री, घरेलू सामान। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिम द्वीप समूह है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। नीम, महुआ, शीशम। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन, उच्च अक्षांश में शीतोष्ण पतझड़ी वन पाए जाते हैं। उच्च ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तर पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। भेड़िया, हिरण, लोमड़ी यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर है। न्यूजीलैंड, चिली व उत्तर पूर्वी अमेरिका। भूमध्य सागरीय वन, महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर, है ना, दोनों गोलार्धों 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वालों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति भूमध्य सागर के निकट के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ये वन पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर के किनारों पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। कैलिफोर्निया, एक मिनट दोबारा से ना, ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर के किनारों पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। याद कैसे करें जब इसको बताइए। भूमध्य सागरीय वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, है ना, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर के किनारों पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित कैलिफोर्निया, पश्चिम भाग, है ना, कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल शुष्क एवं शीतकाल में वर्षा होती है। विश्व में जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर, नींबू वर्गीय रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि, ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कि भाई रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? भूमध्य सागरीय वन। फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागर प्रदेश को विश्व का फल उद्यान भी कहा जाता है।
भूमध्य सागरीय प्रदेश को। फलोद्यान भी कहा जाता है भूमध्य सागरीय वन। कंगारू। कोणधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, है ना भाई, ये अपनी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी ऊपर की साइड 50 से 70 में उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार रूस में है। दक्षिण गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिण गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव है। इन्हें कनाडा में टेंगा वन भी कहते हैं। बताइए टेंगा कहाँ पाए जाते हैं? टेंगा वन, टेंगा कनाडा, है ना, टेंगा कनाडा। ठीक। अधिक ठंडी जलवायु एवं बर्फबारी कारण इन वनों की पत्तियां नुकीली होती है। इनमें मुलायम तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कागज बनाने की लुगदी अधिकांशतः इन्हीं से बनाई जाती है। माचिस और पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए इनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वृक्ष देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि है। देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, ठीक, देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन और बर्च, फर आदि। झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है। बारहसिंगा, लोमड़ी, धोबी भालू जैसे जानवर यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। ठीक, झाड़ियाँ, काई और लाइकेन। कोणधारी टेंगा वन, ध्रुवीय भालू, बारहसिंगा, देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च और फर। देवदार, है ना, देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि है। देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च और फर आदि है। देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि है। झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियाँ भी यहाँ पाई जाती है। बारहसिंगा, लोमड़ी, धोबी भालू जैसे जानवर यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। घास स्थल, ठीक है ना। ये तो हो गया कोणधारी टेंगा वन, ध्रुवीय भालू, बारहसिंगा। क्वेश्चन आएगा यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। प्रमुख वृक्ष है देवदार, है ना, देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि। झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है। बारहसिंगा, लोमड़ी, धोबी भालू जैसे जानवर यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। कोणधारी वन कितने से कितने का अक्षांश है? 50 से 70। ठीक, 50 से 70 सदाबहार वृक्ष होते हैं। कागज बनाने की लुगदी, कनाडा में टेंगा, और देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर, झाड़ियाँ, काई, लाइकेन। घास स्थल आ रहे हैं भाई साहब। ठीक, घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व में सबसे बड़े हैं इसी प्रकार के हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज व वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। यहाँ मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जेबरा तथा जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं। दोबारा से ले लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान,
ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे वन, ये भूमध्य रेखा है। देख बात बताऊँ तो को, ये भूमध्य रेखा गई, ये भूमध्य रेखा है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, 2 से 4 मीटर। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व के सबसे बड़े हैं इसी प्रकार के हैं। सवाना कहाँ है, ये ऐसे याद किया था अपन, है ना, अफ्रीका, सवाना। ठीक, सवाना कहाँ है, अफ्रीका। क्या है सवाना, घास के मैदान जो विश्व के सबसे बड़े हैं इसी प्रकार के हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना कहते हैं। ब्राज़ील में, ब्राज़ील है, जय जैसे जय कंपोज। वे वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। ठीक, घास के मैदान जो विश्व में सबसे बड़े हैं इसी प्रकार के हैं। उन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व में सबसे बड़े हैं, सवाना अफ्रीका, विश्व में सबसे बड़े हैं इसी प्रकार के हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना है भाई, अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में जय है ना, ब्राज़ील कंपोज। वे वेनेजुएला, ने से लानोस, एक ही बात है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इनको यहाँ पर जाना जाता है। इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वे वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। यहाँ मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जेबरा तथा जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं। घास के मैदान, ये है घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान। प्रशांत महासागर, पंपास, कंपोज, लानोस, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका ना, प्रेयरी उत्तरी, सवाना अफ्रीका है ना, कंपोज, लानोस है, वेनेजुएला, नयारा बेने लानोस है, कंपोज है ना, कंपोज। वेल्ड स्टेपी, प्रशांत महासागर, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक महासागर, स्टेपी, पेरी, लानोस, कंपोज, पंपास, सवाना, वेल्ड, डाउन्स, पेरी उत्तरी, सवाना अफ्रीका, ये तो याद है, पेरी सवाना है ना, वेल्ड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोस कम वेनेजुएला है ना, और इनको देख लेते हैं कंपोज पंपास को है। ठीक, अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, ब्राज़ील जैसे जय कंपोज है, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस, वेनेजुएला, इसको ऐसे करते हैं ना, वेने यहाँ पर ना कर ले, यहाँ पर वेनेजुएला, ला से लानोस। ठीक है, आगे चलते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान,
शीतोष्ण घास के मैदान ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों भाई ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ साथ ओक, पाइन, एल्म, मेपल, वर्च, आस्पेन, बेलों आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। बेलों से आती है ना। घास के साथ ओक, पाइन, एल्म, मेपल, वर्च, आस्पेन, बेलों आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन घास स्थलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंसी, खरगोश, जेबरा, गाय दोबारा से। शीतोष्ण घास के मैदान ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। यह मुख्यतः छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ साथ ओक, पाइन, एल्म, मेपल, बर्च, आस्पेन, बिलो। एल्म मेपल क्या है? घास है, वृक्ष है। घास के साथ साथ वृक्ष है, एल्म मेपल है ना। हाँ सही है। इन घास स्थलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर शीतोष्ण घास की बात है। हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंसी, खरगोश, जेबरा, गाय, शेर, भेड़िए, लोमड़ी, प्याज, अनेक चिड़ियाँ एवं बिलों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है, जहाँ इन्हें स्टेपी कहा जाता है। मध्यवर्ती भाग में है जहाँ इन्हें स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी क्या है? घास के मैदान। कहाँ कहा जाता है घास के मैदान को? यूरेशिया में क्यों कहा जाता है स्टेपी? यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में जहाँ इन्हें स्टेपी कहा जाता है। इस प्रकार के मैदानों को अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, याद है तो ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। भाई दक्षिण अफ्रीका गर्म देश है तो वहाँ चार्ल्स वुड यानी कि ऐसे पेड़ मिलते हैं, है ना, तो वेल्ड। उत्तरी पेरी, अर्जेंटीना पंपास। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास। उत्तरी पेरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 20 से 30 अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली वनस्पति मरुद्भिद कहलाती है। 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिम भागों में ना 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली वनस्पति मरुद्भिद कहलाती है। अधिक तापमान एवं कम वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम के कारण इस वनस्पति की ऊंचाई कम, पत्तियां छोटी मोटी, छाल मोटी, जड़ गहरी होती है। मरुस्थल की बात आ रही है। कितने अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वन? 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 25 सेंटीमीटर कम के कारण इस वनस्पति की ऊंचाई कम, पत्तियां छोटी एवं मोटी, छाल मोटी, जड़ गहरी होती है ताकि ये लंबे शुष्क काल में जीवित रह सके। उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका। उत्तरी में तो है, देख उत्तरी आ रहा है, इसमें उत्तरी आ रहा है तो सहारा, ठीक है। उत्तरी आ रहा है ना तो ये सहारा है। और दक्षिणी अफ्रीका आ रहा है भाई, नीचे की बात है तो ज़्यादा अक्षर है, कालाहारी। तो उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी में सहारा है ना, उत्तरी सहारा, उत्तरी अफ्रीका में सहारा और दक्षिणी अफ्रीका में काला हारी। कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण में
काले लोग या कालाहारी, कैसे भी याद करें, याद होना चाहिए। उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिंजुलो एवं मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, ये भी याद है। एरिजोना एवं मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार। भारत एवं पाकिस्तान थार। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित है। दोबारा से ले लेते हैं, चल। उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना एवं मैक्सिको, ये भी है इसमें भाई, कैलिफोर्निया, एरिजोना एवं मैक्सिको। एरिजोना क्या है? मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में अट्टाकामा, दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार। अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार है ना, दक्षिण पश्चिम एशिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित है ना, ये बता दिया। नागफनी, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष है। कई प्रकार की छोटी घास भी यहाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति, घोड़ावण। मोर जैसा होता है लगभग, माने बस पूंछड़ा नहीं होता है इसके। ठीक, घोड़ावण, ऊंट। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ग्रेट बेसिन, मोजेव, अटाकामा, अरब मरुस्थल, गोबी, थार, सहारा, नामिब। ये तो नामिब है, ये कालाहारी है, कालाहारी सहारा। पेंटागोनिया, अटाकामा, ये ठंडे हैं भाई साहब, ये ज़्यादा रेड है जो गर्म है। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल पश्चिमी साइड है, ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी, नामिब, सहारा। ये पेंटागोनिया ठंडा है भाई, पेंटागोनिया, और ये गर्म है, अटाकामा। मोजे ग्रेट बेसिन भी ठंडा है। ठीक, अटाकामा, अरब मरुस्थल, गोबी, थार, सहारा, नामिब, कालाहारी। शीत मरुस्थलीय वन। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अधिक कम होता है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ काई एवं कुछ छोटे फूलों की वनस्पति उगती है, जो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अधिक कम होता है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ काई एवं कुछ छोटे फूलों की वनस्पति उगती है, जो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ सील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख आंदोलन, ध्रुवीय क्षेत्र ना, सील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख आंदोलन, खेजड़ी आंदोलन। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रकृति और वन जीवों के प्रति विशेष प्रेम है। ये अपने घरों, खेतों, खलिहानों में जीवों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करते रहते हैं। यहाँ वन्य जीव और लोग आपस में एक परिवार की तरह घुले मिले हैं। हिरण, नीलगाय तथा खरगोश आदि वन्य जीव निर्भय होकर सहज रूप से विचरण करते हैं। आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता। वनों और वन्य जीवों के रक्षक ये लोग प्राचीन काल से ही समर्पित हैं।
इसी का एक उदाहरण हमें खेजड़ी के बलिदान के रूप में देखने को मिलता है। खेजड़ी बलिदान, खेजड़ी। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में, 1730 ईस्वी की बात है भाई, कब की? 1730। इसमें 363 है ना, 363, 336, 363, 1730। स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दिया। कितने लोगों ने? 363 में। वह 363 में कब? 1730। इसकी स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। मृग प्रतिभाद्र भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ पे इसको एकमात्र वृक्ष मिला जाता है। ये का क्वेश्चन आ चुका है। बताइए कहाँ पर मृग वन स्थापित किया गया है? खेजड़ी। और मेला कहाँ लगता है पर्यावरण से संबंधित? प्रथम मेला भादों की है ना, भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की, भाद्र माह की यानी भादों माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। दशमी तो याद है लेकिन शुक्ल है यहाँ पे है ना, और भाद्र पक्ष माह के। क्या हम जानते हैं राजसमंद जिले के पिपलात्री गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। पिपलांत्री, एक बेटी के जन्म पर 111। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर उसकी याद में वृक्ष लगाकर उन्हें पूजा जाता है। गांव की महिलाएं वृक्षों को अपना भाई मानकर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती है। क्या हम भी हमारे गांव में ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हमें भी इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे हम हमारी प्रकृति का संरक्षण कर सकें। पिपलात्री 111 वृक्ष बेटी के जन्म पर। अब है चिपको आंदोलन। गोरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे भागों में टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांवों में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ों का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गई है, और इसके पीछे कारण व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकों द्वारा जंगल के वनों को काटना। 1972 में उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया और उन्हें वृक्षों से चिपक गई जिनको काटा जा रहा था। गौरा देवी के नेतृत्व में, गौरा देवी की बात है, गौरा देवी के नेतृत्व में वहाँ गौरा देवी। बात कब की है? 1972 की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने 1972 जिनको काटा जा रहा था, गौरा देवी के नेतृत्व में। ये सुंदरलाल बहुगुणा है। गौरा देवी के निवासियों द्वारा है ना, गौरा देवी के नेतृत्व में वहाँ के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन सही है। खेजड़ी आंदोलन तो राजस्थान से है ना, अमृता देवी। और चिपको आंदोलन गौरा देवी। क्वेश्चन ये आ चुका है, बताइए निम्नलिखित कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं थे? सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है। चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े इस आंदोलन से। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60% क्षेत्रों से वनों से भरपूर हो जाए। ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशा देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति पर्यावरण संरक्षण प्रति लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक, अब है अप्पिको आंदोलन। अप्पिको पर्यावरण संरक्षण संबंधित में कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ। तो ये कहाँ हुआ? तो भाई कौन सा? ये हिमाचल की बात है, कुछ भागों में टिहरी गढ़वाल के। उत्तराखंड के गांव की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड।
हिमाचल, टिहरी गढ़वाल। अप्पिको आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ। अप्पिको, जिसका अर्थ है बाहों में बनना, राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 में, से सिरसी, सितंबर है ना, सिरसी जिले में सितंबर 1983 की बात है, को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहाँ के स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया। लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार यहाँ के लोगों के द्वारा हजारों वृक्षों को बचाया गया। सिरसी जिले में अप्पिको आंदोलन कहाँ हुआ था? अप्पिको के कर्नाटक है। अप्पिको कर्नाटक, राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहाँ के स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया। लकड़ी काटने वाले लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1983 को कहाँ की बात है? ये सिरसी जिले में, कर्नाटक में है ना, सिरसी जिले में सलकानी वन क्षेत्र में 1983 को सितंबर। वे कई सप्ताहों तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार यहाँ के लोगों के द्वारा हजारों वृक्षों को बचाया गया। अप्पिको आंदोलन, वन विनाश, वन क्षेत्र में अमानवीय क्रियाकलापों से होने वाली जैविक क्षमता के हादसे को ही वन विनाश के रूप में जानते हैं। वर्तमान में वनों के निरंतर हो रहे वन विनाश से पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। वन विनाश के प्रमुख कारण है वनों की व्यापारिक कटाई, घरेलू ईंधन के लिए वनों पर निर्भरता, स्थानांतरण कृषि, अत्यधिक एवं अवैध पशुचारण, है ना भाई। वन विनाश के प्रमुख कारण है खनन एवं औद्योगिकरण, वन भूमि का कृषि एवं चारागाह भूमि में परिवर्तन, अम्ल वर्षा, वनों में लगने वाली आग, कीटाणु एवं रोग, अनावृष्टि और बाढ़ें, पुनर्वास और वनवासियों को बेदखल करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं। वन विनाश के परिणाम, अनियंत्रित और अवैध रूप से वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, अम्ल वर्षा, पारिस्थितिक असंतुलन आदि कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ का विवरण निम्नानुसार है। जैव विविधता का ह्रास, वनवासियों एवं वन जीवों के आवास का समाप्त होना, वनों पर आधारित ग्रामीण कुटीरों उद्योगों का समाप्त होना, सूखा, अकाल, बाढ़, भूमि अपरदन तथा रेगिस्तान का विस्तार होना, जलवायु में परिवर्तन होना, हरितगृह प्रभाव में वृद्धि, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि आदि। विश्व में हो रहे भयंकर पारिस्थितिक असंतुलन के कारण कई दुर्लभ जीव तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन कन्वर्सन कुछ ऐसे ही है यार, कन्वर्सन ऑफ नेचर की लाल आंकड़ा किताब में दर्द तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। लाल आंकड़ा डाटा, रेड डाटा बुक। कुछ प्रमुख जीव जैसे बाघ, घोड़ावन आदि उल्लेखनीय है। बाघ, घोड़ावन। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, लाल आंकड़ा किताब। क्या आप जानते विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को लाल आंकड़ा किताब, रेड डाटा बुक कहा जाता है। वन विनाश को रोकने के उपाय, पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है।
मानव सहित समस्त जीव जगत का अस्तित्व वनों के कारण ही है। यदि इन बदलते पारिस्थितिकी असंतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई विकट परिस्थितियाँ पैदा हो जाएगी। वन विनाश को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास इस प्रकार से हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, स्थानांतरित कृषि पर रोक, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर, ईंधन के विकल्पों की खोज एवं अधिकाधिक उपयोग, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वन रहित भूमि पर किया जाए। वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा ही करवाई जाए। अवैधानिक तरीके से वनों को काटने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अवैधानिक तरीके से प्रत्येक प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाएं और वन संरक्षण को एक जनक्रांति बनाएं। वन संपदा के संरक्षण और विकास के लिए वन भूमि को वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाएं। वनों के महत्व की शिक्षा देकर जन जागरूकता बढ़ाना आदि। आओ करके देखें। अपने आसपास जाने वाले प्रमुख पेड़ों तथा वन्यजीवों की सूची बनाइए। अपने शिक्षक या परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के साथ किसी वन क्षेत्र का भ्रमण कीजिए तथा वहाँ के वृक्षों को पहचानिए एवं जीवों के क्रियाकलापों का अवलोकन कीजिए। क्या आपके आसपास के क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है? यदि हाँ तो उसके दुष्परिणामों पर चर्चा कीजिए। वन तथा वन्यजीव संरक्षण के उपायों पर चर्चा कीजिए। शब्दावली ग्लॉसरी। सेल्वा ब्राज़ील में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेल्वा से ब्राज़ील। सेल्वा किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सेल्वा है किस प्रकार के वन? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सेल्वा ब्राज़ील में। वनोन्मूलन वनों के जैविक संपदा का ह्रास। अनावृष्टि, न्यून वर्षा, भूस्खलन, पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी को ऊपर से खिसकना। अभ्यास रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन। केजरी बलिदान संबंधित है। वन संरक्षण निम्नलिखित देशों को उनके घास स्थानों से है जो उत्तरी पेरी है ना, री से री पेरी, फिर ऑस्ट्रेलिया डाउन्स है ना, यूरेशिया स्टेपी, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पंपास सही है। और क्या है? यूरेशिया। ऑस्ट्रेलिया सही है, यूरेशिया सही है। चल देख लेंगे इसको दक्षिण अमेरिका को पंपास है ना। वनस्पति किसे कहते हैं? संक्षेप में लिखिए। विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के नाम लिखिए। वनों के प्रकार बताते हुए किसी एक वन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। केजरी आंदोलन चिपको आंदोलन क्यों प्रसिद्ध है? समझाइए। वन विनाश से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में संक्षेप में लिखिए। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों की सूची बनाइए। विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, इसको पढ़ेंगे अलग वीडियो में, लेकिन इसको देखते हैं पहले। कौन सा? उत्तरी तो पेड़ दक्षिण अमेरिका। ये पाठ पढ़ा था मैंने है ना। अपिको कर्नाटक 1983 सिरसी जिले में। उन्नीस सौ 72 हिमाचल चिपको आंदोलन। कोरा देवी सुंदरलाल बोगुणा। 111 राजसमंद जिले की बात है। राजसमंद जिले के पिपलात्री गांव में।
20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों। अर्जेंटीना में पंपास है। उत्तरी अमेरिका में पेरी है। दक्षिण अफ्रीका में बेल। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। यूरेशिया तो स्टेवी है। अर्जेंटीना। ये पार्ट था भाई, ठीक है। वन और वन था, शानदार पार्ट था। क्वेश्चन क्या है ये? यही होगा, उत्तरी तो पेड़ ही है बस, जब दक्षिण यही होगा पंपास, अर्जेंटीना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।